The paper we are discussing today, the article is from the academic paper, but again, oh sorry, from GT1. ये जीटी का एक हम पेपर करेंगे आज। तो आपने फोकस जो है उसकी टेक्निक्स पे और पैसेज पे करना है, ठीक है। ये नहीं सोचना कि ये एक जीटी का पेपर है। ऑलराइट। तो जीटी के पेपर में जो प्रेजेंटेशन है बड़ी सिंपल सी है। उन्होंने लिखा होता है सेक्शन, जैसे मैंने आपको दिखाया था सेक्शन 1। पूरे सेक्शन में 14 क्वेश्चंस हैं, मगर इस पैसेज के ऊपर आपके 7 क्वेश्चंस हैं। आर वी गुड? इसी कंफ्यूज नहीं होना कभी भी। अब टॉपिक है हमारे पास मैनली बीचेस, और इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट बीचेस के नाम है, और प्लस उन्होंने उसको लेबल भी किया हुआ है A B C and D। तो हमारे पास सब हेडर्स अवेलेबल हैं। और आगे ई और एफ दो हो गए। और इस पे उन्होंने आपसे जो क्वेश्चंस पूछे हैं ये बेसिकली मैचिंग के क्वेश्चंस हैं। जीटी के पेपर में जब भी मैचिंग क्वेश्चंस आता है, ये सिंपल हुई कि कौन सी स्टेटमेंट किस पैराग्राफ में, ठीक है। ये आइट्स का बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एकेडमिक में और जीटी के पेपर में काइंड ऑफ एक फिक्स्ड क्वेश्चन करते हैं हमें। वो हर पेपर में आता है। इस पे अगर आप ग्रिप कर लेंगे तो कह लेंगे कि आपके को 8 से 10 नंबर सिक्योर होने वाले पेपर के अंदर। जब जीटी के पेपर में आता है तो वो स्टेटमेंट ऐसे लिखते हैं, फॉर विच बीचीज आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। और यही क्वेश्चन जब आपका आता है एकेडमिक के पेपर में तो कहता है जी विच इंफॉर्मेशन फॉल्स इन विच पैराग्राफ, कि मैच द इंफॉर्मेशन विद द फॉलोइंग पैराग्राफ्स। ठीक है। तो ट्रू का मतलब ये है कि कौन सी बात किस रेफरेंस में की गई है, किसके साथ जाके मैच कर रही है। ऑप्शंस आपके वही हैं A to F। आपने जब भी किसी क्वेश्चन का आंसर लिखना है तो उसके आगे आपने A B C D E या F अल्फाबेट से यूज करना, नाम नहीं लिखना बीच, ठीक है। ऑलरेडी ने लेबल किया होगा। क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन से बड़ी क्लियर है, राइट द करेक्ट लेटर A to F, ठीक है। सो मेक श्योर दैट यू फॉलो दीज थिंग्स। इस पेपर के अंदर या इन क्वेश्चंस के साथ एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन है। ये आइट्स का एक टिपिकल स्टाइल है स्पेशल इंस्ट्रक्शन देने का। वो इंस्ट्रक्शन को कोई भी हाईलाइट नहीं करते, उससे पहले बस ये NB को बोल्ड कर देते। सो बी वेरी केयरफुल। आमतौर पे जितने भी आपकी मैचिंग के क्वेश्चंस आते हैं उनमें ये वाली स्टेटमेंट एक्सपेक्टेड होती है, तो इसको इग्नोर नहीं करना। आज तो आपको पता होना चाहिए इसका मतलब क्या है। यहां पर लिखा है यू में यूज एनी लेटर मोर देन वंस। अगर मैं को मोर देन वंस, इसका मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा दफा, करेक्ट हो गया। तो एक से ज्यादा कितनी दफा? 2 दफा, 3 दफा कि 4 दफा? जितनी मर्जी दफा। यहां पर उन्होंने ये नहीं कहा कि मोर देन वंस एंड लेस देन 2, या उन्होंने ये नहीं कहा कि यू कैन यूज एनी लेटर 2 टाइम्स या 3 टाइम्स। वो लिमिट हो जाती फिर कि एक लेटर का आप 3 दफा यूज कर सकते हैं। यहाँ पे बस ये लिखा है कि किसी भी लेटर को आप एक से ज्यादा दफा यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे टिप आ रही है, ठीक है, ये बात नोट कर लें। TIP टिप। टिप मीन्स अंदर की बात, ठीक है। और हम जिस माहौल में हम वर्ड यूज कर देते हैं इंटेलिजेंस, ये इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन है। क्या इंफॉर्मेशन है? इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन का क्या मतलब होता है कि आपको काम होने से पहले पता है कि क्या होने वाला है, ठीक है। इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन ये है इस स्टेटमेंट को लेके कि जब भी ये स्टेटमेंट लिखी आती है आपके आइल्स के पेपर के अंदर, एक चीज 100% कंफर्म है कि कोई ना कोई लेटर रिपीट होने वाला है, मिनिमम कोई एक तो रिपीट जरूर होगा। और जब ये स्टेटमेंट नहीं लिखी होती है तो उसकी टिप ये है, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ये कहती है कि जो मर्जी हो जाए लेटर कभी रिपीट नहीं करना आपने, क्योंकि आपको परमिट ही नहीं किया उन्होंने। फिर जितने क्वेश्चंस होंगे उतने ही लेटर्स उन्होंने दिए होंगे। ये क्वेश्चंस कम होंगे और लेटर्स ज्यादा होंगे ताकि बाय डिफॉल्ट ही वो रिपीट ना हो। मेकिंग सेंस? मैं रिपीट कर रहा हूं, जब भी ये इंस्ट्रक्शन लिखी होती है NB, इसका मतलब होता है कि आप रिपीट कर सकते हैं। और इन क्वेश्चंस में मिनिमम कोई एक क्वेश्चन ऐसा या 2 क्वेश्चंस ऐसे जरूर होंगे जिनका सेम आंसर होगा, ठीक है। जैसे हम बीचेस की बात करें तो मे बी कोई 2 इंफॉर्मेशन है जो बीच A से रिलेटेड है, तो हो सकता है इसका आंसर भी A हो जाए और इसका आंसर भी A हो जाए। मिनिमम एक तो जरूर रिपीट होगा, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। हो सकता है ऑप्शन B रिपीट हो जाए, हो सकता है ऑप्शन C रिपीट हो जाए, और ये भी हो सकता है कि ऑप्शन A 3 दफा रिपीट हो जाए, मगर होगी जरूर, ये कंफर्म। गुड। इसलिए परेशान नहीं होना कि यार ये बात अभी तो मैंने मार्क की थी दोबारा से में आ गई है, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने सेटिंग ऐसे की हुई है। दैट्स वाई द इंस्ट्रक्शन इज देयर। हाँ जी, ये वाली बात क्लियर है सबको? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है। दूसरी टिप आपको,
मैचिंग के क्वेश्चंस की, जब भी आपकी मैचिंग के क्वेश्चंस होते हैं आइल्स के पेपर के अंदर, ये नंबर तो सीक्वेंस में है मगर इनके आंसर कभी भी सीक्वेंस में नहीं होते। ये आइल्स के वाहिद क्वेश्चंस हैं जिसको हम मैचिंग क्वेश्चंस बोलते हैं। दे आर नेवर इन सीक्वेंस, ये हमेशा जिगजैग फॉर्म में आते हैं। जिगजैग का क्या मतलब है? आप पढ़ रहे हैं स्टेटमेंट नंबर 1, हो सकता है इसका आंसर हो ई। अब ई तो बनता है हमारा 5वां पैराग्राफ। आप पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2, हो सकता है इसका आंसर हो सी। सी बनता है 3रा पैराग्राफ। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं, हो सकता है इसका आंसर हो एफ। तो वो आपको जिगजैग कर रहा है, कभी पीछे ले जाता है कभी आगे ले जाता है, सीक्वेंस में नहीं है। गुड। अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की टेक्निक भी यहीं से निकलेगी। हमें ये पता है कि क्वेश्चन सीक्वेंस में नहीं है, तो फिर हम क्वेश्चन के पैटर्न को तो फॉलो नहीं कर सकते, बिकॉज कोई आगे है कोई पीछे है तो हमें तो पता नहीं, हमने तो टेक्स्ट भी सॉल्व नहीं किया। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम अपने टेक्स्ट को सीक्वेंस में ले लेते हैं। आपका जो टेक्स्ट है वो तो सीक्वेंस में है ना, हमें पता है कि पैराग्राफ ए कहाँ पे है, बी कहाँ पे है, सी डी ई और एफ। तो ट्रिक इज दिस, स्टेप नंबर 1, आपने जब इसको सॉल्व करना है तो आपने इसको यहां से लेके यहां तक सारे पढ़ लेने हैं और सबके बनाने हैं कीवर्ड्स। ठीक है, कीवर्ड्स की भी बात कर लेते हैं। जब आपने कीवर्ड्स बना लिए हैं, आपने जाके स्ट्रेट फॉरवर्ड बस पहला पैराग्राफ पढ़ना है। ठीक है, जस्ट रीड द फर्स्ट पैराग्राफ। उन 7 क्वेश्चंस में से कोई ना कोई एक या दो स्टेटमेंट्स तो ए में फॉल करती हों। जो भी फॉल करती ए में, उस क्वेश्चन के आगे रिलेटिवली जाके ए आप लिख लें। गुड। उसके बाद आप अपने सीक्वेंस में पैराग्राफ बी पढ़ लें। ओके हो गया? जब आप इसको पढ़ेंगे तो डेफिनेटली बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है 6 या 5, उनमें से कोई ना कोई होगा जो बी में फॉल करता होगा, इसको बी मार्क कर दें। तो हमारे क्वेश्चन तो जिगजैग में है मगर हमारा टेक्स्ट तो सीक्वेंस में है। मैचिंग क्वेश्चंस में टेक्स्ट को सीक्वेंस में पढ़े और क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली फॉलो करते हैं। ये वाली बात समझ आ गई? तो जब भी आप मैचिंग क्वेश्चंस करेंगे, चाहे आप एकेडमिक का पेपर करें डीटी का करें, एडवाइस इज दिस कि पैराग्राफ्स को सीक्वेंस में पढ़ें और क्वेश्चंस के कीवर्ड पहले से मार्क कर लें। मैं 2 क्वेश्चंस के कीवर्ड आपके साथ मार्क करूंगा, बाकी मैं टाइम आपको दूंगा, आपने पेपर सॉल्व करना। ओके जी, आप मुझे बता दें किस किस का मार्क कर दूं, कोई से 2 क्वेश्चंस 7 में से बता दें किसके करें। ओके जी, नंबर 4 का कर लेते हैं, लंबा क्वेश्चन, इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। कीवर्ड मार्किंग इज बेसिकली डिवाइडिंग द स्टेटमेंट इनटू चंक्स। 2 में कर लें या 3 हिस्सों में कर लें। स्टेटमेंट सेज ये adults can supervise their children without much difficulty at this beach. So इसका मैं आप कीवर्ड बना रहा हूं, adults can supervise their children without much difficulty। ये पूरी स्टेटमेंट यहां तक एक्चुअली 1 कीवर्ड है और यहां से आगे एक दूसरा कीवर्ड है। अगर आप एक स्टेटमेंट को लंबा अगर मार्क करते हैं, जैसे मैंने लंबा फ्रेज मार्क किया और आपको डिफिकल्टी हो रही है, तो फिर इसको ब्रेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं। हम इस वाली स्टेटमेंट को 2 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। इसको हम ऐसे मार्क कर लेते हैं ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग, हम मार्क कर लेते हैं अडल्ट्स कैन सुपरवाइज देयर चिल्ड्रन विदाउट मच डिफिकल्टी एट द स्पीच। ठीक है, जितना आप स्टेटमेंट के ज्यादा हिस्से कर देंगे उसको जोड़ना उतना ही मुश्किल है टेक्स्ट में जाके, मीन्स उतने ही आपको कनेक्शन बिल्ड करने पड़ेंगे। इसलिए शुरू शुरू में बेशक आप ज्यादा इसको हिस्से में तकसीम कर लें, मगर जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे मेक श्योर आप लंबे कीवर्ड्स मार्क करें। दूसरी बात, कभी भी कीवर्ड ऐसे नहीं मार्क करना जैसे एम्प्लॉयड, स्विमर्स, इक्विपमेंट। माय डियर फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कहूंगा कि रॉन्ग टेक्निक है। इससे नुकसान ये होता है कि उन्होंने स्टेटमेंट को पैराफ्रेज किया हुआ, उन्होंने किसी वर्ड को पैराफ्रेज नहीं किया हुआ। यहाँ पर एक लाइन है, वहां पर पूरा पैराग्राफ इसके बारे में लिखा हुआ। सो इसलिए पूरी स्टेटमेंट को मैच करने के लिए फ्रेज से मार्क करना जरूरी, बजाय कि वर्ड्स मार्क करें। सो वो आप ज्यादा बेहतर टेक्निक। गुड। ठीक है जी, 4 कर लिया, और बताए कौन सा करना है? 2 कर लें। यू कैन लर्न टू डू अ स्पोर्ट एट द स्पीच। अब इस कीवर्ड से हमें हासिल क्या हुआ? चले हमने लाइनें तो लगा ली हैं, मतलब क्या है इसका? इसी स्टेटमेंट को ले ले, इसका क्या मतलब है? अच्छा, और जी
ठीक है, अब ये आप लोगों ने दो दो बातें की हैं, ठीक है। आपने कहा स्पोर्ट्स कर सकते हैं, स्पोर्ट्स लर्न कर सकते हैं, और स्पोर्ट्स एक जनरल वर्ड है, यहाँ पे स्पोर्ट लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि किसी भी टेक्स्ट में जब आप बीच पे जाते हैं और वहां पर वो आपको टीचिंग दे रहे हैं कि ये करनी कैसे है, तब इसका आंसर मैच होगा। अगर आप किसी बीच पे जाते हैं और वहां पे डिफरेंट स्पोर्ट्स अवेलेबल हैं, आप पे करें और वहां पे वो स्पोर्ट्स कर लें, वो इसका आंसर नहीं होगा। गुड। अब अगर आप किसी टेक्स्ट को पढ़ते हैं, उसमें एक ही बीच पे ज्यादा सारी स्पोर्ट्स अवेलेबल है, मगर टीचिंग किसी एक की दे रहे हैं, तब भी आंसर बन जाएगा। अगर आप किसी बीच पे हैं और वहां पर एक ही गेम अवेलेबल है, मगर वो टीच नहीं कर रहे हैं, तो ये आंसर नहीं बनेगा। बात कैसे मैच करनी है, आपने लर्निंग की बात भी होनी चाहिए और एक ही गेम की बात होनी चाहिए। अगर किसी बीच पे एक से ज्यादा स्पोर्ट्स को टीच कर रहे हैं, तब भी आंसर नहीं बनेगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ही मैच हो रही है। इन्फॉर्मेशन इज दिस कि इस बीच पे एक ही गेम आपको सिखाई जाती है। मेकिंग सेंस? कीवर्ड का मतलब ही होता है। इसी तरह अगर मैं फोर की बात कर लूं, यहाँ पे लिखा है अडल्ट कैन सुपरवाइज देयर चिल्ड्रन। अब यहां पर हमें ये पता लगे कि ये ऐसी बीच की बात करें जहां पर अडल्ट भी अलाउड है एंड चिल्ड्रन भी अलाउड है। ठीक है। आपको मेरी बात सुन के शायद थोड़ा सा लग रहा हो कि ये सर ने क्या बात कर दी। हमारे यहाँ पे क्योंकि इतनी बीचेस नहीं है, बाहर के मुल्कों में ऐसी बीचेस हैं जहाँ पे बच्चे अलाउड नहीं होते। ठीक है, डिफरेंट रीजन है इसके, वो मैं रिकॉर्डिंग में नहीं बता सकता। तो अडल्ट की बीच से ज्यादा होती हैं, फैमिली बीच से ज्यादा होती हैं, बच्चों वाली बीच से ज्यादा होती हैं, सेग्रीगेशन से। ठीक है। तो इस बीच के अंदर अगर हम किसी ऐसी बीच का जिक्र सुनते हैं कि जहां पर बच्चे और बड़े दोनों अलाउड हैं, ठीक है, मगर यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपके बच्चे, तो सुपरविजन तो आपकी होनी है, ठीक है। तो अडल्ट्स कैन सुपरवाइज विदाउट मच डिफिकल्टी। तो एक तो स्पीच पे बच्चे और लाइक बड़े दोनों अलाउड होने चाहिए। दूसरा, वहां पर बच्चों को सुपरवाइज करना इतना मुश्किल नहीं है। अगर तो मुश्किल है, फिर ये आंसर नहीं होगा। और अगर आसान है, दिस इज द आंसर। ठीक है। और एड दिस स्पीच। हाँ जी, यहां तक ओके। ठीक है। स्टेप नंबर वन ऐसे पूरा कंप्लीट करना है, उसके बाद आपने टेक्स्ट पे जाना है, टेक्स्ट को सीक्वेंस में पढ़ना है। किसी का कोई क्वेश्चन हो यहां तक? तो पहले ये स्टेटमेंट सारी रीड कर रहे हैं, कीवर्ड मार्क कर रहे हैं, फिर उसके बाद टेक्स्ट की हाँ तरफ। जी, क्योंकि जिगजैग में है ना ये। अगर हम देखें, अगर स्टेटमेंट नंबर वन और टू पढ़ लेते हैं और मैं पैराग्राफ ए पढ़ लेता हूँ, बी पढ़ लेता हूँ, सके दोनों वहां पे नाम मिले मुझे, फिर मेरा वो टाइम वेस्ट हो जाएगा। अगर मैंने सारे पढ़े हैं तो इनमें से कोई ना कोई तो ए में फॉल करता ही हो। हाँ जी फ्रेंड्स, रेडी हैं? ठीक है, कितना टाइम चाहिए करने के लिए? 7 क्वेश्चंस हैं, तो 7 और 3 मैक्सिमम 10 मिनट्स है, मैक्सिमम। ऑनलाइन फ्रेंड्स, आप जैसे कर लें, क्वेश्चन नंबर उसका आंसर मुझे चैट बॉक्स में टाइप कर दें। और आप लोग जितने यहाँ पे बैठे हैं, जैसे ही आप कर लें मुझे बता दें कि यू आर डन, फिर हम डिस्कशन करेंगे इस पर। ओके जी, नंबर वन आंसर क्या है जी, आप बताएं। ऑलराइट, एफ इज करेक्ट, नंबर वन इज एफ। नंबर टू ए। ए नहीं, बी। ठीक है, मैं भी यहाँ पे ना लिखता जाता था कि हमें याद है। नंबर वन इज एफ, नंबर टू इज बी, बीटा सर बी। नंबर थ्री जी, एफ अगेन, परफेक्ट। देखा, हमारा रिपीट हो गया आंसर। नंबर फोर, इट्स डी, डेल्टा, परफेक्ट। नंबर फाइव, E, E is correct. What about number six? It's B again. Perfect. And what about seven? A. देखिए हमारे कितने रिपीट हो गए, हमारा बी भी रिपीट हो गया और एफ भी रिपीट हो गया। ठीक है, सी एक भी नहीं है। ठीक है। अब यहां से जो पहली चीज सीखने वाली है, जब हमने भी इसको शुरू किया था तो हमने बात कर ली थी कि स्पेशल इंस्ट्रक्शन लिखी है, लेटर तो रिपीट होगा, कम से कम एक तो होगा, यहाँ पे दो हो गए। हमारा बी भी रिपीट हो गया, हमारा एफ भी रिपीट हो गया। अब आपने ये भी याद रखना है कि जितनी ऑप्शंस दी होती हैं, जरूरी नहीं कि हर ऑप्शन मैच हो। जैसे एक भी आंसर सी नहीं है। गुड।
चलें जी, अब बताएं डिस्कस कौन सा करना है जो आपको लग रहा है कि आपको तंग कर रहा है। नंबर 2, ठीक है। नंबर 1 सबको क्लियर है ना? ठीक है। अच्छा जी, नंबर 2 में हमने इसका कीवर्ड भी मार्क किया था, एंड इट सेज यू कैन लर्न टू डू अ स्पोर्ट एट दिस बीच। आप में से कुछ लोगों ने इसका आंसर क्या बोला था? ए बोला था, ठीक है। चलिए पहले टेक्स्ट ए पे चलते हैं। आपने मुझे बताने कि ए में ऐसा क्या लिखा है कि आपको लग रहा है कि इसका आंसर ये होना चाहिए? जी, एनीबडी? अच्छा, फर्स्ट टाइम में लिखा है जी, located in a marine protection area, the water is perfect for paddling, snorkeling और even scuba diving। तो इसमें लर्निंग किधर है? ये तो बता रहे हैं कि यहाँ पे ये वाली गेम्स कर सकते हैं, पैडलिंग, स्नॉकलिंग और स्कूबा डाइविंग के लिए ये वाली लोकेशन परफेक्ट है, ये लिखा हुआ है। ये कहाँ लिखा है कि आप यहाँ पे ये वाली गेम्स सीख सकते हैं? मैंने इसलिए लर्निंग पे बड़ा फोकस करवाया था। बाकी लोगों ने भी यही सा निकाला है, ठीक है। अब आपने गलती क्या की है? देखिए, जब भी हम किसी स्टेटमेंट को मैच करते हैं तो यही कीवर्ड बनाने का मकसद है। कीवर्ड इज नॉट जस्ट अंडरलाइनिंग और हाईलाइटिंग द स्टफ, कीवर्ड इज एक्चुअली मेकिंग अ सेंस ऑफ द स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट की सेंस ये लर्न, यहाँ पे मैंने प्ले का वर्ड अगर कर दो, यू कैन प्ले या यू कैन डू अ स्पोर्ट एट दिस बीच, दैट इज अ डिफरेंट, ठीक है। या तो हम कर सकते हैं यू प्ले क्रिकेट, या हम कह सकते हैं यू कैन डू स्पोर्ट ऑन दिस ग्राउंड, ठीक है। अगर मैं को यू कैन लर्न, तो लर्न वाली बात क्यों और है? अब जिन्होंने बी मार्क किया वो मुझे बताएं आंसर कहाँ पे? जी फ्रेंड्स, द वंस हु सेड बी, बीटा, लाइन बताएं। हम सीख रहे हैं तो गार्ड होगा। लाइन हाईलाइट करें, गार्ड्स वाली बात इसमें है ही नहीं। सर ये जो मेनली सर्फ स्कूल ऑपरेट्स ये वाला जो लाइन है ये है बेसिकली। सही बोला है शास्त्री जी। लाइन बताएं कौन सी, जहां से पढ़ेंगे? यहां से? फर्स्ट टाइम, यस। यस। हम इस वाली लाइन को ले लेते हैं। इफ यू वांट टू ट्राई सर्फिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, मैनली सर्फ स्कूल। चलो जी, जब भी स्कूल का वर्ड आता है तो हमेशा इसकी अंडरस्टैंडिंग लर्निंग से होती है, ठीक है। operates out of the surf club located on the beach. Please note that boards are reserved for students. Students भी जब आता है तो learning का concept आता है, and are not available for rent. तो जिनको ऑलरेडी सर्फिंग आती है वो कहते हैं कि हमें रेंट पे दे दे, हमने सर्फ करना है, उनको लिए नहीं है, क्योंकि इनके पास जो बोर्ड्स हैं वो सिर्फ उनके स्टूडेंट्स के लिए हैं जो सीख रहे हैं वहां पे। तो इन 3 लाइन से आंसर निकले। ऊपर वाली जो लाइन लाइफ गार्ड्स की वो कुछ और है। अब यहाँ पे सीख क्या रहे हैं, गेम कौन सी सीख रहे हैं? ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोगों का ज्यादा कसूर नहीं है, क्योंकि खास तौर पर अगर आप ये ड्राई एरियाज में रहते हैं, पानी के पास नहीं रहते, तो ये पानी वाली गेम्स है सारी, सर्फिंग, ठीक है। इनका वैसे एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। कल के मैंने भी परसों पूछा था कौन सी गेम फॉलो करते हैं, तो तुसी का कोई नहीं करते। देख रहे जो की हो रहा है, एटलीस्ट आपको गेम्स के नाम तो पता होने चाहिए, वोकैबुलरी का पार्ट है ये। पैडलिंग, स्नॉकलिंग, क्योक्स, क्याकर्स, सर्फिंग, स्विमिंग, सब वाटर गेम्स, मगर कौन कौन से आपको पता होना चाहिए। गुड, एटलीस्ट मैं अभी दिखा सकता हूँ, अगर मैं दिखाऊंगा नहीं, आपने घर जाके इस वर्ड को डाल के गूगल पे इसकी पिक्चर देख लेनी, ये क्या है ये गेम, आपको एटलीस्ट एक इमेज क्लियर हो जाए। गुड, ठीक हो। सर्फिंग तो बड़ा इजी है, वो जो लहरों पे बोर्ड के ऊपर बैठ के ऐसे आते हैं, खड़े होके जो करते हैं, उसको सर्फिंग बोलते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, आप लोगों ने कम कम देखा है ना, तो कोई ऐसा मसला, ठीक है। हाँ जी, आर वी क्लियर ऑन दिस क्वेश्चन? ठीक है। और जी, और कौन सा सवाल है जो आपको परेशान कर रहा है? एनी अदर क्वेश्चन? अगर आपने कोई आंसर डाउट पे भी निकाला है वो भी डिस्कस करें, अगर ठीक हो गया अच्छी बात है, ठीक है। आपका आंसर ठीक है वैसे इसका? अच्छा, ये भी गलत है। आपने क्या लगाया आंसर, वो बताएं मुझे। ई, इको?
आप पहले हमें इको की तरफ लेके जाएं, फिर मैं इसको आगे लेके आता हूँ। यहाँ पे लिखा है जी, दिस बीच कैन बी अनकंफर्टेबली बिजी। ई में कहाँ लिखा हुआ है भाई? Then first line is पढ़े ना, what all. लाइन पढ़े पूरी। Then located next to mainly or each and is popular as well. Located next to Manly Wharf, East Esplanade is a popular spot all day। तो इससे क्या लग रहा है कि ये ओवरली क्राउडेड है, अनकंफर्टेबली क्राउडेड है? ये तो बस ये लिखा है कि ये एक मशहूर जगह है, पॉपुलर स्पॉट है, मीन्स के जब कोई आता है तो यहाँ पर जरूर जाता है। ठीक है, जैसे आपकी एक मेन अट्रैक्शंस होती हैं, आप किसी भी शहर में या किसी भी जगह पे जाते हैं तो आपने सुना था कि यार वो वाली लोकेशन बड़ी मशहूर है इसकी। इन्होंने ये लिखा है कि ये स्पॉट जो है ये मशहूर है इस बीच के ऊपर, मगर यहाँ पे क्राउड का जिक्र नहीं है। हाँ जी, इसका आंसर क्या लगाया हमने? एफ। एफ में मुझे कोई लोकेट कराएगा आंसर कहाँ पे? यस। अगर आप इसके यहां से देखिए, प्लीज नोट दैट शेले बीच गेट्स overly crowded at times, so avoid it on a sunny weekend afternoon। ओवरली क्राउडेड का मतलब हमेशा ही होता है कि जब आपका क्राउड ज्यादा हो जाता है तो आप अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। आप फिलहाल इस हॉल में बैठे हुए हैं, राउंड अबाउट उस हॉल में 100% की कैपेसिटी है। ठीक है, मैं इसके अंदर 150 बंदा घुसा दूं तो फिर क्या होगा? और अभी आप लोग 10-12 लोग बैठे हुए हैं, तो अभी क्या है? चिल मॉल में बैठे हुए। मेकिंग सेंस? ओवरली क्राउडेड इज अंडरस्टैंडेबल, इज अनकंफर्टेबल। मेकिंग सेंस सर? अफीफ, समझ आ गया? इसका मतलब आपके जो है ना, आपका जो प्रॉब्लम है मुझे समझ आ रहा है। ठीक है, और भी किसी का हो सकता है। आपका ये हाईलाइट हो रहा है कि यहाँ तो आपको कीवर्ड नहीं बनाना आ रहा। अगर आप कीवर्ड बना रहे हैं तो कीवर्ड मैच नहीं करना आ रहा। आप स्टेटमेंट को ना वेग वे में ले रहे हैं, कीवर्ड्स को आके मैच किया करें। आपने स्पोर्ट और पॉपुलर को मैच कर लिया है, तो आपने अगर कोई और पढ़ा तो आपको ये हाईलाइट होना चाहिए कि यार ये आगे जाके चेंज हो रहा है, बिजी हो गया क्राउडेड और अनकंफर्टेबली हो गया ओवरली। ये उन्होंने एक्चुअली पैराफ्रेज किया है। हाँ जी, एनी अदर क्वेश्चन माय फ्रेंड्स? बाकी सबको क्लियर है? ठीक है, इसमें हमने लर्निंग ये किया है इन क्वेश्चंस के अंदर, जब भी आपके पास एनवी लिखा होता है यू हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन। इसके मुताबिक लेटर रिपीट हो सकते हैं जो कि हुए हैं, और वो लाजमी होंगे। दूसरा, ये मैचिंग क्वेश्चंस हैं, ये कभी भी सीक्वेंस में नहीं होते हैं। इसको करने के लिए क्वेश्चन सारे पढ़ लेने हैं, कीवर्ड्स बना लेने हैं, और पैराग्राफ को सीक्वेंस में पढ़ना है। जिस जिस पैराग्राफ में मैच होगा आंसर लगाते जाना। दैट्स द टेक्निक टू डू इट। गुड। इसी टेक्निक से आपका टाइम सेव होगा। ये कहने के टाइम मैनेजमेंट टेक्निक है। वरना आप एक ही क्वेश्चन को ढूंढने के लिए 3-4 पैराग्राफ ही पढ़ रहे हैं, तो पैराग्राफ एक दफा पढ़ें और जितने क्वेश्चंस हैं उसको वहां पे मैच कर लें। दैट्स द वे यू नीड टू गो। मैक्सिमम कितना टाइम देना चाहिए इन 7 क्वेश्चन? ये आपका अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको आपका आंसर करता हूँ। ये मदीरा जी पूछ रही सर, आंसर ऑफ नंबर 5। नंबर 5 का आंसर क्या है जी? ई है, इको। जी सर, जी। मदीरा जी इट्स ई। अगर इसमें कुछ आपने समझना है तो वो मुझे बता दें। अगर आपको समझ आ गया है तो ओके। आंसर आपने पूछा था, आंसर मैंने बता दिया। इफ यू वांट टू डिस्कस तो वो मुझे बताएं। जी मदीरा जी, आई एम वेटिंग। यार ऐसे टोटो में तो बात नहीं ना करनी। यस प्लीज व्हाट? आप मुझे बताएं सर, एक्सप्लेन कर दें, मैसेज पूरा लिखें। मुझे वैसे जरा कम कम समझ आता है। ओके जी, नंबर 5, दिस बीच इज नियरेस्ट टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ठीक है, नियरेस्ट का क्या मतलब होता है? ये जिसकी फॉर्म लगी इसका क्या मतलब होगा? करीब तर, करीब तरीन, सकिए सबसे करीब, इसकी सेंस है नियरेस्ट। ठीक है, अगर मैं कहूंगा करीब तो होगा ये पास है, ज्यादा दूर नहीं है। मगर अगर मैं कहूंगा नियरेस्ट, इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा करीब है। तो यहाँ पे एक ही वर्ड जो है वो ऑटोमेटिकली इसको हाईलाइट कर रहा है। ये बात हमने कल भी की थी जब हमने टास्क 1 किया था। मैंने कहा था अब जब हाईएस्ट लिख देते हैं तो ऑटोमेटिकली वो एक चीज को सबके साथ कंपेयर कर देते हैं। अब यहाँ पे लिखा है जी दिस बीच इज। ठीक है, ये उन्होंने बस सेंटेंस को चेंज किया। देखे ना, बाकी सेंटेंस पे क्या लिखा है? एट दिस बीच, एट दिस बीच, एट दिस बीच, एट दिस बीच और एट दिस बीच।
सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 में और 5 में लिखा है दिस बीच, सिर्फ सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज हुआ हुआ। सो नंबर 5 से जी दिस बीच इज क्या जी, नियरेस्ट टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट। आंसर हमने इसका ई लगाया, जहां से भी पढ़े थे वहीं पे इसका आंसर है। मुझे बस ये बताइए जो THAN है, मदीरा जी आपसे क्वेश्चन है, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय THAN, इस वर्ड का क्या मतलब होता है? बोल के बता दें, नहीं तो जल्दी से मुझे टाइप करके बता दें, व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड THAN। यहाँ चले मैं 2 वर्ड लिख देता हूँ, THAN और THEN में क्या फर्क है? मिस मदीरा या आप अगर सर हैं तो सॉरी, जल्दी से फर्क बताएं। अगर नहीं पता तो मुझे बता दें सर, नहीं पता फिर आगे बात करते हैं, क्योंकि इसी में आंसर छुपा होगा। चले जी, जो यहाँ पे क्लास में आप में से कोई बता दे, THAN और THEN में क्या फर्क होता है? ठीक है, THAN वाला जब हम यूज करते हैं वो कंपेयर करते हैं दो चीजों को, और THEN जो देन होता है इसका मतलब होता है फिर, इसके आगे अगली बात बताएं। यहाँ पे लगा हुआ है THAN, अब हमने इस THAN को जेन में रख के यहाँ पे इसको पढ़ना है। तो यहाँ पे इन्होंने इसकी लोकेशन बता दी है, लोकेटेड नेक्स्ट टू मैन्यूरॉफ, ठीक है, कौन सी? ईस्ट एस्पलैंड, ये बीच का नाम है, ये इसकी लोकेशन है, ये एक जगह है, ये इसके पास है, जो कि एक पॉपुलर स्पॉट है। आगे लिखा है जी देयर इज नो बीच क्लोजर टू द फेरी और बसेस। जो फेरी और बसेस है ना, ये बाय डिफॉल्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। देन दिस वन मींस हम इस बीच की बात कर रहे हैं, इस बीच से ज्यादा कोई भी बीच पब्लिक ट्रांसपोर्ट के करीब नहीं है। फेरी क्या होते हैं? फेरी, फेरी नहीं, उड़ने वाली नहीं है जिसके पार होते हैं प्यारी प्यारी सी, वो नहीं। फेरी देखिए, कार्टून्स में तो देखी होंगी। अच्छा, मैंने तो जमीन पे भी देखी है। और फेरी क्या होता है? FERRY। यार गूगल करके देख लो, जल्दी बताएं व्हाट इज फेरी। अब बोट कौन सी वाली? एक सेकंड, और एक एक बोले यार, और देखिए। ओके जी, मारिया जी कह रहे हैं बिग बोट है, ठीक है, ठीक है। आमतौर पे फेरी हम उस वाली बोट को कहते हैं जिसमें आपकी कार्स भी ट्रेवल करती हैं, सिर्फ पैसेंजर्स का, ठीक है। फिल्मों में तो देखा होगा, ठीक है। हम मेरी दुआ है कि जल्दी सारे बाहर चले जाओ ताकि तुम फेरी से ट्रेवल करो। फेरी इज दिस, यू कैन टेक योर कार इन द बोट, ठीक है। आप चाहें तो गाड़ी में बैठे रहें, और आप चाहें तो गाड़ी पार्क कर दें शिप के अंदर, और ऊपर चले जाए डेक पे, जाके सफर एंजॉय करें, और जब आप अगले स्टेशन पे उतरेंगे अपनी गाड़ी ले और वापस निकलें। उसको हम फेरी बोट बोलते हैं, वो पैसेंजर्स के साथ साथ उनकी एक्चुअली कार्स को या उनकी मीडियम को ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है। उसको हम फेरी कहते हैं। ये काफी बड़ी बोट होती है, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें गाड़ियां होती है, अगर 100 पैसेंजर जा रहे हैं, 100 गाड़ियां, तो 100 गाड़ियां पार्क करने के लिए आप देखें जगह कितनी होगी। तो इट्स क्वाइट अ बिग बोट, ठीक हो गया। ऑफ एयर एक बात कर ले, ठीक है।